हेलो स्टूडेंट्स, अत्री नॉलेज चैनल में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में लेकर आए हैं आपके लिए कि जो द्रव्य है, पदार्थ है, मैटर है, उसके जो कण हैं, यानी जिन्हें हम मॉलिक्यूल्स भी कह रहे हैं, अणु कह रहे हैं, उनकी क्या विशेषताएं हैं, क्या उनके लक्षण हैं, क्या गुण हैं। इससे पहले वीडियो में हमने आपको बताया था कि द्रव्य यानी कि पदार्थ क्या है। वे सभी वस्तुएं जिनमें भार होता है और जिनमें आयतन होता है वो क्या कहलाती हैं? द्रव्य कहलाती हैं, मैटर कहलाती हैं, पदार्थ कहलाती है। इसके साथ साथ हमने एक और बात जानी थी कि भाई जो पदार्थ है, जो हमारा द्रव्य है, वो छोटे छोटे कणों से मिलके बना होता है। और इन छोटे छोटे कणों को हमने क्या कहा था? अणु कहा था। सपोज कीजिए पदार्थ है और ये अत्यंत छोटे छोटे कणों से कोई भी पदार्थ मिलके बना है, तो इन छोटे छोटे कणों को हमने एक नाम दिया है अणु। इन्हें हम अणु के नाम से जान रहे हैं, मॉलिक्यूल्स के नाम से जान रहे हैं। ये बातें हम पहली वीडियो में कर चुके हैं। अब ये जो अणु है, ये जो कण है, ये क्या गुण प्रदर्शित करते हैं, क्या कैरेक्टरिस्टिक है, क्या विशेषताएं हैं इनकी, क्या लक्षण है इनके, इसके बारे में हमें अध्ययन करना है। तो एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करते हैं। फिर से ये एक्सपेरिमेंट हमने पहले भी किया था, इसे पुनः हम कर रहे हैं। हमने आपको बताया था यदि हम एक बीकर लें या गिलास लें और उसमें कुछ जल लें और जहां तक हमने जल लिया है वहां पर एक मार्क कर दे, निशान लगा दे। ठीक है, अगर जल है तो वो छोटे छोटे अणुओं से मिलके बना होगा, कणों से मिलके बना होगा। मैं नीली स्याही से जल के अणुओं को प्रदर्शित कर रहा हूं कि भाई ये जल है और ये छोटे छोटे जल के अणु हैं जिससे मिलके ये बना है। क्योंकि हम बता चुके हैं आपको कि भाई जो द्रव्य होता है वह सतत नहीं होता, बल्कि छोटे छोटे कणों से मिलके बना होता है। और अब अगर हम इसमें 1 चम्मच नमक घोल दें, ये एक स्पून है ये, और भाई इसमें है ये नमक। तो नमक चूंकि द्रव्य है, ये पदार्थ है, तो ये भी छोटे छोटे कणों से मिलके बना होगा, अणुओं से मिलके बना होगा। तो हमने ये छोटे छोटे अणु हैं जो कि नमक के हैं। ये है नमक के अणु, और ये हैं जल के अणु। आपने कल देखा था, इससे पहली वीडियो में हमने बताया था कि भाई 1 चम्मच नमक घोलने के बाद भी ये जो तल है ये बढ़ता नहीं है, ये तल उतना ही रहता है। भाई जल है, अणुओं से मिलके बना है, नमक है, वह भी अणुओं से मिलके बना है। हमने एक निशान लगाया कि भाई यहां तक हमारा जल है, और फिर हम उसमें एक्स्ट्रा 1 चम्मच और अलग पदार्थ डाल रहे हैं, लेकिन उसके पश्चात भी तल नहीं बढ़ रहा है। तो इसका सीधा सा मतलब यह हुआ कि भाई जो अणु थे जल के, या जो भी द्रव्य है, जो पदार्थ है, उसके बीच में कहीं ना कहीं स्थान रिक्त है, उसके बीच में स्थान रिक्त है। और उस रिक्त स्थानों में ही ये जो दूसरा पदार्थ हमने मिलाया है, नमक हमने मिलाया है, उसके अणु क्या हो गए? समा गए हैं, जिससे इसका तल नहीं बढ़ा। यानी बात स्पष्ट हुई कि जो पदार्थ है उसके अणुओं के बीच में कुछ ना कुछ स्थान रिक्त रहता है। ऐसा नहीं है कि वह स्थान न हो। तो ये जो स्थान है जो दो अणुओं के बीच में है,
इसे हम कहते हैं अंतर आणविक स्थान। इस नाम से जानेंगे, अंतर आणविक स्थान, इंटरमोलिक्यूलर स्पेस। इसे कहते हैं हम इंटरमोलिक्यूलर स्पेस, द स्पेस बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स। अब अंतर जो शब्द है, इंटर या अंतर जो शब्द है, ये तब लगाते हैं जब हम दो या दो से ज्यादा के बीच की बात करते हैं। जैसे अगर दो या दो से ज्यादा राष्ट्रों की बात हो तो हम क्या कहेंगे, अंतरराष्ट्रीय, है ना, लगा दिया हमने अंतरराष्ट्रीय। अगर दो या दो से अधिक अणुओं के बीच की बात हो तो हम कहेंगे अंतराण्विक। दो या दो से अधिक कोशिकाओं की बात हो तो अंतरकोशिकीय। तो ये अंतर शब्द हम इसके बीच में लगेगा और ये आएगा। ठीक है, तो हमें क्लियर हो गया कि भाई जो पदार्थ है, जो द्रव्य है, जो मैटर है, उसके अणुओं के बीच में कुछ ना कुछ स्थान रिक्त रहता है। ये बात दीगर है, किसी पदार्थ के अणुओं के बीच में वो स्थान ज्यादा रिक्त हो सकता है, किसी के बीच में कम हो सकता है और किसी के बीच में बहुत कम हो सकता है। ये दूसरी बात है, लेकिन रिक्त स्थान होता है। इज दैट क्लियर? तो हमें पदार्थ का एक लक्षण पता लगा कि भाई जो पदार्थ के अणु होते हैं उनके बीच में कोई स्थान रिक्त होता है, जिसे हम कहते हैं अंतर आणविक स्थान। चलिए अब एक और एक्सपेरिमेंट करके हम देखते हैं। आपके पास एक लोहे की कील है, एक चौक है जिससे ब्लैक बोर्ड पे लिखा जाता है, और एक रबड़ है आपके पास, रबर इरेजर जिससे आप मिटाते हैं। ठीक है, अब मैं कहूं भाई कि हथौड़े से पीट के या किसी चीज से काट के इन्हें अलग कीजिएगा, छोटा कीजिएगा। जब आप ये करेंगे तो आपको लगेगा, आप महसूस करेंगे कि भाई कुछ पदार्थों को काटने में या अलग करने में या तोड़ने में ज्यादा बल लगाना पड़ रहा है, और कुछ बहुत आसानी से हो रहे हैं, कुछ थोड़ा और मुश्किल से हैं। तो ऐसा क्यों है? अगर हम तीनों में देखें तो सबसे आसानी से कौन टूट जाएगा, कौन अलग हो जाएगा? आप कहेंगे जी चौक, इसके लिए तो किसी हथौड़े की जरूरत भी नहीं है, ये तो हम हाथ से अगर पकड़ के भी अलग करेंगे तो उसके टुकड़े हो जाएंगे। उससे थोड़ा मुश्किल होगा रबर के बारे में, चाकू से काटने में या बहुत जोर से हथौड़े से पीटने में, और सबसे ज्यादा मुश्किल होगा लोहे की कील को तोड़ने में या अलग करने में। अब ऐसा क्यों? भाई पदार्थ है, अणुओं से मिलकर रबड़ बनी है, अणुओं से मिलकर चौक बनी है, अणुओं से मिलकर कील बनी है, लोहा बना है। फिर अलग अलग करने के लिए इन्हें अलग अलग बल क्यों, अलग अलग ताकत क्यों लगानी पड़ रही है? इसका मतलब ये हुआ कि ये जो अणु है ये आपस में अलग नहीं होना चाहते, ये एक दूसरे को बांध के रखना चाहते हैं, यानी एक दूसरे पर बल लगा रहे हैं। जब अणु एक दूसरे पर जो बल लगाते हैं, बल दो तरह का हो सकता है। बल मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? दो, एक आकर्षण और एक प्रतिकर्षण, विकर्षण। आकर्षण का मतलब एक दूसरे को अपनी ओर खींचना, प्रतिकर्षण का मतलब एक दूसरे को अपने से दूर करना। तो ये तो आकर्षण बल है, एक दूसरे को अपनी ओर खींच रहे हैं, बल लगा रहे हैं। अर्थात जब अणु एक दूसरे को अपनी ओर बल लगाते हैं तो इस बल को क्या कहते हैं? अंतर आणविक आकर्षण बल, क्योंकि ये आकर्षण का बल है और दो अणुओं के बीच में लग रहा है, तो अंतर आणविक तो वैसे ही बन गया ये, और ये बल कौन सा है? आकर्षण का है। तो अब हम इसे कहेंगे अंतर आणविक आकर्षण बल है अणुओं के बीच में, कोई ना कोई बल तो जरूर है। अंतर आणविक इंटरमोलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्स। ये बात दीगर है कि ये जो बल है कुछ पदार्थों में बहुत ज्यादा होता है, कुछ पदार्थों में बहुत कम होता है, और कुछ में बहुत ही कम होता है। बच्चों, यदि मैं
इस अंतर आणविक स्थान और इस आकर्षण बल के बीच में संबंध स्थापित करना चाहूं तो देखेंगे कि भाई जितना अंतर आणविक स्थान कम होगा, जितना अंतर आणविक स्थान कम होगा, आकर्षण बल का मान उतना ही अधिक होगा। अंतर आणविक स्थान घटेगा, आकर्षण बल बढ़ेगा। इज दैट क्लियर? तो आप समझ लीजिएगा, जो कील है, जो लोहा है, उसके अणुओं के बीच में जो आकर्षण बल है वो बहुत ज्यादा है। वो ज्यादा क्यों है? क्योंकि भाई उसके बीच में अंतर आणविक स्थान कम है, इसलिए तो उन्हें अलग करने के लिए भी हमें ज्यादा बल लगाना पड़ा। और ऐसे ही ये जो अंतर आणविक स्थान है, इस पर इस आकर्षण बल का मान निर्भर करेगा। इज दैट क्लियर? तो आपको दो लक्षण जो हैं पदार्थ के स्पष्ट हुए हैं कि भाई अणुओं के बीच में स्थान होता है जिसे हम अंतर आणविक स्थान कहते हैं, और पदार्थ के अणु एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, आकर्षण बल के द्वारा एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, जिसे हम कहते हैं अंतर आणविक आकर्षण बल। और ये बच्चों अंतर आणविक आकर्षण बल दो प्रकार का होता है, ये भी यहीं पे देख लें, ससंजन बल और आसंजन बल। क्या है ससंजन बल और आसंजन बल? जरा समझिए। अगर वे अणु जो एक दूसरे को आकर्षित कर रहे हैं वो एक ही पदार्थ हैं, यानी एक ही पदार्थ के अणु हैं, समान अणु हैं, वो एक दूसरे पे जो बल लगा रहे हैं, एक ही प्रकार के अणुओं के बीच में जो बल लगता है उसे हम कहते हैं ससंजन बल। मान लिया, सपोज कीजिए ये अणु जो है जल का है, तो जल का एक अणु, जल का दूसरा अणु, जल का तीसरा अणु, जल का चौथा अणु, तो ये एक दूसरे के ऊपर बल जो लगा रहे हैं, इस बल को हम क्या कहते हैं? कौन सा बल कहते हैं? ससंजन बल। और लेकिन यदि ये अणु अलग अलग प्रकार के हों, मान लिया एक जल का अणु है, ये जल का अणु है, और ये कोई भी अन्य पदार्थ ले लीजिए, कोई भी, मान लिया चीनी या नमक का अणु है, अब ये भी एक दूसरे पे आकर्षण का बल लगा रहे हैं, तो इस बल को हम क्या कहते हैं? आसंजन बल। विपरीत अणुओं के बीच में जो बल लगता है उसे कहते हैं हम आसंजन बल। इज दैट क्लियर? एक और द्रवों में भी हम देख सकते हैं इस आकर्षण बल का। मान लिया आपने एक ट्रे है, एक ट्रे में आपने क्या भरा हुआ है? पानी भरा हुआ है, और मैं कहूं कि उंगली से उसे बीच में से अलग कर दीजिएगा, तो जब तक उंगली चलेगी जब तक तो वो अलग रहेगा, लेकिन थोड़ी देर बाद क्या होगा? वो दोनों चिपक जाएंगे आपस में, फिर आ जाएंगे, अणु एक दूसरे के पास पास आ जाएंगे। आप उसे अलग नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि जब तक आपकी उंगली जहां तक चल रही है वो तो अलग हो रहा है, लेकिन पीछे फिर वो मिलते जा रहे हैं। क्यों भाई मिल रहे हैं? वो अलग से अलग क्यों नहीं रह गए? क्योंकि उनके बीच में कौन सा बल लग रहा है? आकर्षण बल लग रहा है। तो दो कैरेक्टर हमने स्थापित कर दिए, एक स्थान और एक बल। अब तीसरी बात हम करते हैं गति की। एक और एक्सपेरिमेंट करते हैं। एक पोटेशियम परमैंगनेट, नाम याद आया आपको? पोटेशियम परमैंगनेट जिसे हम लाल दवा कहते हैं, उसके कुछ क्रिस्टल जो हैं एक बीकर में रख दीजिएगा, ठीक है? और इन क्रिस्टल्स को अखबार का जो पेपर होता है उसमें थोड़ा सा लगा के रखिएगा। अभी बताऊंगा अखबार में क्यों। लपेट के थोड़ा सा रख दीजिएगा और फिर इसमें जल भर दीजिएगा। ये जल के अणु हैं भाई, जल अधिक मात्रा में है, पारदर्शी है, इसलिए जल के अणुओं का हमें पता नहीं चलेगा। लेकिन पोटेशियम परमैंगनेट लाल दवा जो कि गुलाबी कर देती है जल को, उसके अणुओं का हमें पता लगेगा। कुछ देर बाद क्या होगा कि वो जो अखबार का कागज है वो गल जाएगा,
और जब अखबार का कागज गल जाएगा तब इस पोटेशियम परमैंगनेट के अणु और जल के अणु संपर्क में आएंगे तो आप देखेंगे कि भाई ये नीचे से ऊपर की तरफ धीरे धीरे गुलाबी होता जा रहा है। अब प्रश्न ये है कि भाई पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4 के क्रिस्टल तो हमने तली में रखे हैं और जल हमारा ये है, तो ये अणु, इसके अणु जिन अणुओं से मिलकर बना है, ये ऊपर कैसे पहुंच गए, ये अणु ऊपर कैसे आ गए? तो ऊपर आने का मतलब तो ये गति करके ही आ सकते हैं, इसके अलावा तो और कोई कारण नहीं होगा। तो जल के अणु में ये पोटेशियम परमैंगनेट के अणु गति कर कर एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचने लगते हैं। तो इसका अर्थ यह हुआ कि जो द्रव्य है उसके अणुओं में क्या होती है? गति होती है। द्रव के अणुओं में क्या होती है स्टूडेंट्स? गति होती है, गति पाई जाती है। और जब गति होती है तो इसका सीधा सा अर्थ यह हुआ कि उसमें ऊर्जा होगी। भाई चल रहे हैं ना, ये यहां से लेके यहां तक आ रहे हैं ना, गति कर रहे हैं ना, तो अगर हम ऊर्जा की बात करें तो कार्य करने की क्षमता ऊर्जा है, तो ये कार्य कर रहे हैं, इसका मतलब इनमें क्या है? ऊर्जा है। अब ये ऊर्जा इसकी गति के कारण है, इस कारण से इसे क्या कहेंगे हम? गतिज ऊर्जा कहेंगे। क्या कहेंगे? तो अणुओं में एक तो पहली बात गति होती है, जो पदार्थ के अणु हैं उनमें क्या होती है? गति होती है, और इस गति के कारण उनमें क्या होती है? ऊर्जा होती है, जिसे हम क्या कहते हैं? गतिज ऊर्जा कहते हैं। और यदि हम इस एक्सपेरिमेंट को और थोड़ा कर दें, फैला दें कि भाई इसमें ठंडा जल है और इसमें गर्म जल ले लें और फिर क्रिस्टल रख दें पोटेशियम परमैंगनेट के, तो हम क्या देखेंगे कि भैया इसमें तो बहुत तेजी के साथ ये कार्य हो गया गर्म के ठंडे की अपेक्षा। क्यों? क्योंकि इस पानी का जो है, ये गर्म जो जल है, इसका टेम्परेचर क्या है? अधिक है। ये गर्म जल है, गर्म जल है, ये ठंडा जल है, ये KMnO4 है दोनों, और इसमें तेजी के साथ हो रहा है, बहुत तेजी के साथ भाग रहे हैं, इसमें धीरे धीरे जा रहे हैं, इसमें बहुत तेजी के साथ जा रहे हैं। तो यानी टेम्परेचर बढ़ने से क्या बढ़ गई? गति बढ़ गई, यानी कि ताप के बढ़ने पर गतिज ऊर्जा में वृद्धि होती है। एक कॉन्सेप्ट, हालांकि आप 8 तक कुछ थोड़ा सा पढ़े होंगे, जो यांत्रिक ऊर्जा है उसमें गति के कारण जो ऊर्जा है उसे हम कहते हैं गतिज ऊर्जा, और जो स्थिति के कारण ऊर्जा होती है उसे हम कहते हैं स्थितिज ऊर्जा। और अगर हम ऊर्जा संरक्षण के नियम की बात करें तो इन दोनों ऊर्जाओं का योग निश्चित होता है, कांस्टेंट होता है, स्थिर होता है। अर्थात अगर एक ऊर्जा बढ़ती है तो चूंकि दोनों का जोड़ स्थिर है तो दूसरी ऊर्जा उतनी स्थान पे घट जाएगी। सपोज कीजिए, इसे ऐसे समझिए संरक्षण के नियम को, आपके पास 100 रुपए की रेजगारी है, ठीक है, एक जेब में आपने 100 रुपए रखे हैं तो दूसरी में कितने हैं? 0। एक में अगर 80 है तो दूसरी में क्या है? 20। एक में अगर 50 है तो दूसरी में कितने हैं? 50। एक में 60 है तो दूसरी में कितने हैं? 40। यानी योग तो उनका 100 ही रहना है ना, लेकिन एक बढ़ रहा है, एक जेब में पैसा बढ़ रहा है, रेजगारी बढ़ रही है, तो दूसरे में क्या होगी? घट रही होगी। यही बच्चों ऊर्जाओं के बारे में है, अगर गतिज ऊर्जा बढ़ेगी तो उसी अनुपात में स्थिर ऊर्जा घटेगी। इज दैट क्लियर? और हमने अभी बताया ताप के बढ़ने पर गतिज ऊर्जा क्या होती है? बढ़ जाती है। तो ताप के बढ़ने पर अगर गतिज बढ़ रही है तो कौन सी चीज घट रही है? आप कहेंगे सर स्थितिज ऊर्जा घट रही है। तो इस कॉन्सेप्ट को भी, इस अवधारणा को भी अपने मन में रखिएगा, क्योंकि ये चीजें आपको बाद में हेल्प करेंगी। हमने देखा कि जब दो पदार्थ आपस में संपर्क में आते हैं
तो एक पदार्थ के अणु दूसरे पदार्थ की ओर गति करने लगते हैं अपने आप। आपने उसमें घोला नहीं, चम्मच नहीं घुलाई, मैंने यहाँ पे चम्मच का कहीं इस्तेमाल नहीं किया, हालांकि इस एक्सपेरिमेंट में किया था, लेकिन यहाँ पे तो मैंने क्रिस्टल रखे। और जब पदार्थ के अणु स्वतः अपने आप एक स्थान से दूसरे स्थान पर गति करते हैं, तब हम इसे कहते हैं विसरण। डिफ्यूजन पदार्थ के अणुओं का, है ना, और हमेशा कैसे गति करते हैं अणु, ध्यान रखिएगा। पदार्थ के अणुओं में जब हम विसरण की बात करते हैं तो एक पदार्थ के अणु हमेशा अधिक सांद्रता वाले स्थान से कम सांद्रता वाले स्थान की ओर गति करते हैं। अगर इसे ऐसे समझिएगा, अगर आपने यहां पर एक चीनी का गाढ़ा घोल बना के रख दिया है, ये चीनी का गाढ़ा घोल है, ठीक है, ये अणु है उसके, और ये जल है। तो थोड़ी देर में क्या देखेंगे आप, थोड़ी देर बाद आप देखेंगे कि ये पूरा का पूरा जल एक समान मीठा हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि जो चीनी के विलयन के अणु जल की तरफ गति कर रहे हैं, जल के अणु इसकी तरफ गति कर रहे हैं, तो इस प्रकार से धीरे धीरे इस गति के कारण पूरा का पूरा जो है बीकर का जो पदार्थ है वो एक समान हो जाता है। यानी हमेशा पदार्थ के अणु अधिक सांद्रता वाले स्थान से कम सांद्रता वाले स्थान की ओर, हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, जब मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट होता है, जब गति होती है, इसे ही हम क्या कहते हैं, इसे ही हम कहते हैं विसरण। इज दैट क्लियर? डिफ्यूजन। तो यहां तक आपको बातें समझ में आई होंगी। अब हम ये जो गति है और गति के कारण गतिज ऊर्जा है, इसका कॉन्सेप्ट भी स्थान के ऊपर है। भाई गति अणु तभी करेंगे अगर मान लिया एक ही द्रव्य है, हम कोई दूसरा द्रव्य नहीं मिला रहे। सपोज कीजिए जल है, जल ही है और ये जल के सारे अणु है, तो ये भी तो गति कर रहे हैं। ये सब अणु बनाए। अब ये गति तभी कर पाएंगे, ये गति निर्भर करती है कि अंतराणविक स्थान कितना है, उन्हें जगह कितनी मिल रही है भाई गति करने के लिए। अगर जगह ज्यादा मिलेगी तो वो गति तेजी के साथ करेंगे, और अगर जगह कम मिलेगी तो गति क्या करेंगे, कम। तो अंतराणविक स्थान अगर कम है तो गति भी क्या होगी, कम होगी। गति कम होगी तो गतिज ऊर्जा भी क्या होगी, कम होगी। गतिज ऊर्जा कम होगी तो स्थितिज ऊर्जा क्या होगी, ज्यादा होगी। यानी ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। एक और आपने चीज देखी थी कि भाई अगर गति कम है तो मजबूती से क्या है, बंधे हुए आकर्षण बल ज्यादा है। तो इन सबको एक लाइन में देखिए कि अंतर आणविक स्थान यदि कम है तो क्या क्या चीज कम है। अगर अंतर आणविक स्थान कम है तो आप कहेंगे गति कम है। गति कम है यानी गतिज ऊर्जा कम है। गतिज ऊर्जा कम है, इज दैट क्लियर? अब गतिज के साथ स्थिति जुड़ी हुई है। अब यहां पर अगर देखें अंतर आणविक स्थान कम है तो आकर्षण बल ज्यादा है। आकर्षण बल ज्यादा होने से गति कम है तो स्थिति ज्यादा है, यानी स्थिति ऊर्जा ज्यादा है। इस तरह से इन्हें जोड़कर आप चलेंगे तो इस प्रकार से संबंधित प्रश्नों के आप जवाब आसानी से दे पाएंगे। तो मैं समझता हूं आज के टॉपिक में जब हम द्रव्य के अभिलाक्षणिक लक्षणों को याद कर रहे हैं, उन्हें हम व्याख्या कर रहे हैं, तो ये व्याख्या आपको अच्छी तरह से समझ में आई होगी। आपसे वीडियो के अंत में पुनः निवेदन है कि चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपको हमारी वीडियो समझ में आती हैं तो लाइक और शेयर कीजिएगा, जिससे हमें भी बल मिलता है कि हमारे स्टूडेंट्स हमसे क्या चाहते हैं। अगर आपकी कोई भी जिज्ञासा है, कोई भी प्रश्न है, कोई भी परिवर्तन अगर आप चाहते हैं तो प्लीज कमेंट जरूर कीजिएगा। आपकी बातों को ध्यान में रखा जाएगा। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो उसका जवाब दिया जाएगा। थैंक यू। मिलते हैं नई वीडियो में जिसमें हम देखेंगे जो पदार्थ है, जो द्रव्य है,
इसके प्रकार क्या है, इसकी भौतिक अवस्था के आधार पर ये कितने प्रकार का हो सकता है। जब तक के लिए गुड बाय, नमस्कार।